हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में। स्वागत करता हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है हमारा एकता नगर से। तो हम सब उठ जाते हैं और अपना बैग पैक करने के बाद रूम को कर देते हैं चेकआउट। और अपनी जो चाबी थी उसको रख देते हैं अपन डैशबोर्ड पर और निकल जाते हैं हम रोड की तरफ, क्योंकि हमारी बस है 6 बजे की। तो हम उठ गए थे 4:30-5 बजे पे। और फिर तैयार मैयार होने के बाद हम भोर में ही निकल जाते हैं बस स्टैंड के पास। अभी नाइट है तो टैक्सी वैक्सी नहीं चल रही हैं और ज़्यादा दूर भी नहीं था, 300 मीटर करीब एकता नगर का रेलवे स्टेशन है। वहीं से हमको सामने से बस मिलने वाली है, तो हम पहुंच जाते हैं बस स्टैंड पर और करने लगते हैं बस का इंतज़ार। और करीब 15-20 मिनट बाद बस आ जाती है और भोर भी होने वाली है। तो अभी करीब 5:30 बजे का टाइम हो चुका है और सूरज भी निकलने वाला है। फिर हमारी आ जाती है बस। फिर हम उसके बाद बस वाले भाई बोलते हैं कि आपकी बुकिंग बताइए, तो हम बता देते हैं उनको बुकिंग। और बुकिंग बताने के बाद वो दे देते हैं हमको अपनी अपनी सीट और चल देती है अपनी बस। ये गुजरात की गवर्नमेंट बसें हैं जो कि एक दिन पहले ही बुकिंग करनी पड़ती है और उसके बाद अपन को सीट मिल जाती है। फिर इस बस के स्टॉप भी काफ़ी कम रहते हैं, तो हम 2 मिनट के लिए रुके थे। फिर बाथरूम करने के बाद हम फिर से बैठ जाते हैं। और इस बस की एक खास बात यह है कि ये बीच में कभी नहीं रुकती, चाहे आगे सवारी हो ना हो। इसका रूल है तो रूल है। और एक दिन पहले ही टिकट करना पड़ता है, उसी के बाद बैठ सकते हैं इसमें भी। और फिर हम पहुंच जाते हैं बड़ौदा बस स्टैंड पर, जहाँ पर हमको 10 मिनट का स्टॉप दिया है। यहाँ पर हम पानी वानी पीने के बाद, नाश्ता पानी करने के बाद फिर से बैठ जाते हैं अपनी बस में। और ये सफ़र हमारा करीब 3 घंटे का है। हम बैठे थे 6:30 बजे के करीब और 10:30-11 बजे के करीब हम पहुंच जाएंगे। बड़ोदरा में अभी मेट्रो नहीं, मेट्रो का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी बसों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। फिर हम पहुंच जाते हैं एक्सप्रेस वे पर, जो कि एक टाइप का इस टाइप का हाईवे होता है कि इसमें बीच में कोई नहीं चढ़ सकता। स्टेशन टू स्टेशन ही, ऐसे कि अगर जिन्होंने कट सेक्शन दिया है वहीं से चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, बीच में नहीं, कोई नहीं चढ़ सकता। और इसमें आसपास के गाँव को इधर उधर होने के लिए अलग से एलिवेटर ब्रिज दिए रहते हैं, जिससे वो निकल सकें और ट्रैफिक को परेशान ना करें। इस पे करीब स्पीड देखा जाए तो 120 की स्पीड करीब लिमिट है कार की और बस की 80। और फिर हम आ जाते हैं पीछे की तरफ बैठने के लिए, क्योंकि हमारे सारे दोस्त इधर ही बैठे थे, जो कि गाना 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 सुनकर मजाक मस्ती कर रहे थे और एंटरटेनमेंट भी कर रहे थे। बस नॉन स्टॉप काफ़ी स्पीड में चल रही थी। और फिर पहुंच जाते हैं हम अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में हम देखते हैं कि तीन मंजिल रोड देखने को मिलते हैं हमको। नीचे रोड पर, ऊपर मेट्रो, पर ऊपर एक और मेट्रो। फिर पहुंच जाते हैं हम अहमदाबाद। और अहमदाबाद पहुंच कर देखते हैं कि कुछ इस टाइप से अहमदाबाद का बस स्टैंड है, तो चलते हैं इसके अंदर। तो अहमदाबाद का बस स्टैंड काफ़ी बड़ा है और लार्जेस्ट एरिया में है। फिर हम पहुंच जाते हैं इसके सिटिंग एरिया में। तो चलिए चलते हैं। तो सिटिंग एरिया में आने के बाद ये बसें लाइन से लगी हुई हैं। और यहाँ पर एक चीज़ हमको अजीब देखने में मिली, जितनी भी बस स्टैंड है वहाँ पर बाथरूम करने के पैसे लेते हैं। चलिए इसका चेक करने के लिए हम पहुँच जाते हैं बाथरूम साइड। तो यहाँ पर देखिए, ये काउंटर पर बैठे हुए हैं और ये पैसे लेते जा रहे हैं, 5 रुपये पर पर्सन। और उसके बाद उसको अंदर जाने देते हैं, नहीं होता तो इनको अंदर नहीं जाने देते। पता नहीं ये कैसा रूल है, पर जैसा भी ठीक है। और उसके बाद फिर ये कर लेते हैं ऑटो रिक्शा। तो ऑटो रिक्शा आने में थोड़ा टाइम है, तो हम को बोल रहा है कि आपको बस स्टैंड से बाहर आना पड़ेगा। तो हम चलते हैं बस स्टैंड के बाहर। और देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप से बसों को खड़ा करने के लिए स्टैंड बनाए हुए हैं, जो कि बस आते ही आगे के टायर इसमें अड़ जाते हैं और अपने आप बस रुक जाती है। और यहाँ पे बसें काफ़ी स्पीड में हैं और बहुत सारी बसें चल रही हैं, तो कहीं भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और सारी बसें गवर्नमेंट है, इसमें कोई प्राइवेट का कोई हक नहीं है। और पहले ही एक दिन सीट बुकिंग करना पड़ेगा, उसी के बाद अपन इससे सफ़र कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। फिर हम आ जाते हैं ऑटो रिक्शा के पास। तो ये भैया बोलते हैं कि हम 4 लोगों को नहीं ले जाएंगे। तो हम 4 लोग थे, तो हम कर लेते हैं फिर ऑटो रिक्शा चेंज। फिर हम आ जाते हैं एक और ऑटो रिक्शा में। तो ये बोलते हैं हम 4 लोगों को लेके चल सकते हैं, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा पैसे देने पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं 100 रुपये में। फिर इसकी बात पक्की। फिर ये अपना निशंक भाई है, वो तम्बाकू लेने गया, जब तक ये बोलता है कि मैं चलाऊँ, कि हम बोलते चलाओ। तो चलिए चलते हैं। फिर हम बैठ जाते हैं टैक्सी में और निकल जाते हैं बैग और सामान रखने के लिए। तो हम
ने अभी सर्च किया था तो सनशाइन डॉर्मेट्री है, तो वहाँ पर हम अपनी बैग रखेंगे और जिन जिन लोगों को नहाया धोया नहीं तो वो लोग नहा धो लेंगे। तो हम तो सुबह में 5 बजे ही नहा धो के फ्रेश हो गए थे, तो अभी कुछ लोग बचे हैं। फिर यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली कि टैक्सी वालों को पैसा कैश में देना पड़ता, ऑनलाइन नहीं लेते, तो हम देते हैं उनको कैश। फिर पहुँच जाते हैं डॉर्मेट्री के अंदर। तो ऑफिस में पहुँचने के बाद फिर भैया से करते बातचीत और सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद हम अपना सामान रखने के बाद नहाने धोने के बाद निकल जाते हैं बाहर। तो हमने सुना था कि अहमदाबाद में जलेबी फाफड़ा बहुत फेमस है, तो हम पहुंच जाते हैं जलेबी फाफड़ा वाली दुकान पर और कर देते हैं ऑर्डर। तो ये कुछ टाइप से इस टाइप से इनकी प्लेट है और ये है इनकी कड़ी, जो कि लोग पीने के लिए बहुत बहुत दूर दूर से आते हैं। और एक जलेबी फाफड़ा का पैकेट हमारा ख़त्म हो गया था, फिर हम कर देते दूसरी प्लेट ऑर्डर, तो हमारी आ जाती है दूसरी प्लेट और फिर से आ जाती है हमारी कड़ी। ये कड़ी की स्पेशल बात ये है कि ये ना ही तो मई से बनती ना ही दही से, ये ओनली बेसन से बनती है। और फिर कर देते हैं हम डोसा ऑर्डर, तो ये आ जाता है डोसा। डोसा भी इधर का बहुत फेमस है। लीजिए फिर निखिल का फीडबैक ले लीजिए यहाँ के जलेबी फाफड़ा के बारे में। कब आ गए बोल। हेलो, तो आखिरकार हम आ गए हैं फाफड़ा जलेबी जो गुजरात की स्पेशल है। में नहीं बोलता, वो अलग से रिकॉर्ड करता। नहीं, तो निखिल ने बताया कि ये गुजरात की सबसे फेमस डिश है, तो हम इसका स्वाद लेने के बाद निकल जाते हैं स्वामी नारायण मंदिर की तरफ, क्योंकि निखिल बता रहा था कि इधर ही है, जो कि उनके जीजाजी ने बताया था। तो चलिए चलते हैं स्वामी नारायण मंदिर की तरफ। तो पहुंच जाते हैं हम फाइनली स्वामी नारायण मंदिर, और यहाँ का स्ट्रक्चर देख के तो हमारा दिमाग ही हिल गया था, क्योंकि ये काफ़ी सुंदर है और सारा मंदिर और परिसर पत्थर का बनाया हुआ है। और चलिए फिर चलते हैं, गेट से ले लेते हैं एंट्री, और ये गेट भी लकड़ी का बनाया हुआ है। फिर पहुंच जाते हैं हम मंदिर परिसर में, और मंदिर परिसर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिल रहा है हमें, जहाँ पर लोग पहले बैठक किया करते होंगे और काफ़ी सारे कार्यक्रम भी यहीं पर हो जाते होंगे। फिर हम चल देते हैं मंदिर के अंदर। तो मंदिर के अंदर का कुछ इस टाइप का नज़ारा है, और अभी मंदिर बंद है क्योंकि हम दोपहर के 1 बजे करीब आए थे, तो अभी मंदिर नहीं था चालू। तो फिर हम ऐसे ही हाथ जोड़ लेते हैं और फिर निकल जाते हैं बाहर की तरफ। बाहर देखते हैं कि अभी इसको कलर का काम चल रहा है, ये कलर थोड़ा फीका पड़ गया था, तो ये कलर करके इसको फिर से नया कर देंगे और स्वामीनारायण मंदिर फिर से चमकने लगेगा। तो चलिए चलते हैं। फिर हमको अभी ये निकलना है मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से जाना नहीं, 200-400 मीटर करीब मेट्रो स्टेशन है, और महेंद्र और हमारे साथी भी निकल चुके, तो हमको जल्दी में निकलना पड़ रहा था क्योंकि वो पहले ही पहुँच चुके थे और उन्होंने टिकट भी करवा लिया था। फिर हम पहुँच जाते हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर और उनको ढूंढने लगते हैं। वो बोल रहे थे हम गेट नंबर 2 से आए थे और हम पहुँचे थे गेट नंबर 2 से, तो हमको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। उसके बाद ये फाइनली हमको मिल जाते हैं और फिर हम पहुंच जाते हैं मेट्रो के अंदर, जो कि उन्होंने पहले ही टिकट लेकर रखे हुए थे। और मेट्रो अंडरग्राउंड में बैठे थे और फिर हो जाती है एलिवेटेड। फिर हम आ जाते हैं नर्मदा नहर के पास, जो कि सरदार सरोवर डैम से निकली हुई है। और मेट्रो में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो हमें थोड़ा खड़े रहना पड़ा। उसके बाद हमको 5-10 मिनट के बाद सीट मिल जाती है, फिर हम बैठ जाते हैं नीचे सीट पर। और देखिए कुछ इस टाइप से अहमदाबाद का डेवलपमेंट है और काफ़ी शानदार दिख रहा है। अहमदाबाद एक बहुत ही रूल पाबंद सिटी है और यहाँ पर हर चीज़ में रूल चलते हैं। और अभी हम जा रहे हैं साइंस सिटी, तो फिर कर लेते हैं हम टैक्सी। तो अंकल जी बोलते हैं कि हम टैक्सी कर लेंगे, लेकिन हम 7 लोगों को नहीं बिठाएंगे। फिर इनसे भी थोड़ा ऐसे ही बातचीत करते हैं, फिर वो अपना किराया फिक्स कर लेते हैं। फिर हम निकल जाते हैं मेट्रो स्टेशन से साइंस सिटी, जो कि हम बाकी म्यूजियम में घूमने जा रहे हैं। और उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हुई हैं भूगोल के बारे में, रोबोटिक के बारे में और काफ़ी ज़्यादा। और तो चलिए चलते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें किस किस टाइप के क्या क्या चीज़ें हैं। और उसका किराया भी बहुत महंगा है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फिर हम पहुंच जाते हैं साइंस सिटी, और फिर म्यूजियम के आगे पहले ही हमको टिकट करना रहेगा क्योंकि अंदर लाइनें लगी हैं वहाँ पर। तो हम कर लेते हैं ऑनलाइन टिकट, जो कि पर पर्सन हमको करीब 400-450 को देख रहा है एंट्री के लेने के साथ।
फिर हम हो जाता है टिकट बुक। उसके बाद हम चलते हैं उसके अंदर। तो चलिए चलते हैं। ये इनका पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया के राइट साइड में ही एंट्री गेट है, जहाँ से हम अंदर एंट्री लेकर जाएंगे। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे थे सभी दोस्तों का इकट्ठा होने का। फिर हो जाते हैं सभी इकट्ठा, फिर हम निकल जाते हैं अंदर। और सबसे पहले पहुंच जाते हैं वाटर कूलर के पास, क्योंकि हमको प्यास लग चुकी थी और गर्मी भी पड़ रही है। तो फिर हम भर लेते हैं अपनी बोतल और निकल जाते हैं अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इनका सेकंड नंबर का स्ट्रक्चर। तो ये कुछ इस टाइप से है और ये मेनली बैठक के लिए यूज हुआ करता था पहले, और काफ़ी सारे प्रोग्राम होते थे। फिर हम निकल जाते हैं अपने दूसरे स्ट्रक्चर से आगे की तरफ। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं आगे कौन सा पड़ता है। तो आगे हम थोड़ा कन्फ्यूज हो गए थे, उसके बाद हम हो जाते हैं बैक पहुंचने के बाद हम पहुंच जाते हैं फूलों वाले बगीचे में। और यहाँ पर सारे टाइप के फूल हैं और तितली भी हैं और तोते भी हैं और छोटे छोटे पशु पक्षी भी हैं। तो चलिए अंदर देखते हैं क्या मिलता है हमको देखने के लिए। तो सबसे पहले हमको देखते हैं ये नाजुक से बतख, जो कि काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद हैं और इनको एक कमरे के अंदर कैद करके रखा गया है, जो कि थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इनको बतखों का बहुत सारा घूमने का मन रहता है। तो उसके लिए इन्होंने फिर साइड में ही तालाब टाइप के बना रखे हैं, पर इसमें पता नहीं वो इनको आने देते हैं कि नहीं। और फिर पहुंच जाते हैं हम तोतों के पास। यहाँ पर बहुत सारे तोतों को भी इन्होंने कैद करके रखा है और इनके बैठने उठने के लिए थोड़े बहुत इन्होंने घर बना के रखे हुए हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के तोते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सफ़ेद, पीला और हरा। तो इसके देखने के बाद फिर हम निकल जाते हैं अंदर। तो अंदर जाके देखते हैं कि इधर ज़्यादा कुछ नहीं है, सब फूल और ऐसे ही पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे। इसके बाद हम निकल जाते हैं इससे बाहर और पहुंच जाते हैं हम क्लाइमेट चेंज म्यूजियम के पास। तो चलिए चलते लेते हैं एंट्री और देखते हैं इसके अंदर इन्होंने क्या क्या बताया है। तो इन्होंने पहले ही कांच का गेट लगाया हुआ है, शायद कुछ अंदर ज़्यादा ही सिक्योर चीज़ें होंगी। और ये इन्होंने कुछ इस टाइप से सेटअप किया हुआ है कि हम कैसे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और इन्होंने एक और प्रोजेक्ट जो कि टेबल पर रखा हुआ है, और ये अपना फोकस वाला मैकेनिज्म, जिससे हम फोकस देखते हैं। और इसमें अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और फिर उनको समझने के बाद हम निकल जाते हैं बाहर। और चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कि हमको कौन सा वाला म्यूजियम देखने को मिलता है। फाइनली हम पहुंच जाते हैं एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस गैलेक्सी के पास। तो ये कुछ इस टाइप से इनका बिल्डिंग है, जो कि बहुत बड़ा है। और इसके अंदर इन्होंने सारी एक्टिविटी बताई हुई है स्पेस के बारे में और एस्ट्रोनॉमी के बारे में। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं बताएंगे आपको, थोड़ा थोड़ा बताएंगे। और इसका पूरा वीडियो हम एक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें किस किस टाइप की एक्टिविटी को बताया गया है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले हो जाती है हमारी टिकट चेकिंग। उसके बाद हम अंदर चले जाते हैं। बिना टिकट के हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इसका टिकट अलग से लेना पड़ता है, जो कि करीब हमको 150 रुपये का पड़ा है। और ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। सबसे पहले मिल जाता है हमें पेंडुला, जो कि बताता है हमको अर्थ का मूवमेंट। तो हमारी अर्थ जितना मूवमेंट करती है वो इसमें दिखाई देता है। और इन्होंने कुछ इस टाइप से लिफ्ट लगाई हुई है, जिससे लोग अंदर जा सके। पर पहुंच जाते हैं हम इसके अंदर। तो सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं अपनी भूगोल की तरफ। तो इन्होंने बताया कि कुछ इस टाइप से अपना सोलर सिस्टम है और किस किस डिस्टेंस पर और कितनी गति से चलता है। उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट के माध्यम से हमको बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ है। और काफ़ी ज़्यादा पोस्टर भी आइट साइड लगाए हुए हैं, जिनमें बताया गया है कि किस किस टाइप के इवेंट होते हैं। ये कुछ हमारी आ जाती हैं राशियाँ, तो ये किस हिसाब से रहती हैं, इसको पूरा पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो हम इस अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ बताई हुई है। अभी हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं।
क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हमको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए इनका एक छोटा सा मॉडल है जो कि इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है और कितना मूवमेंट करती है। तो अपनी यार तीसरे नंबर पर रहती है और ये आ जाता है अपना स्पेस सिग्नल का स्टेशन। तो इससे स्पेस के सिग्नल लिए जाते हैं और ये आ जाता है अपनी कुछ यंत्र जिससे अपन पता कर सकते हैं कि कौन चीज़ कहाँ है। और ये भारत के बनाए हुए अपने यंत्र हैं और ये सबसे पहले भारत में बने थे। ये आती है अपनी घड़ी जो कि सूरज की सहायता से हम टाइम देखते हैं और ये अपना मूवमेंट चेंज होने पर टाइम दिखा देती है। और ये आ जाते हैं अपने और काफ़ी सारी चीज़ इसकी सहायता से हम भूगोल की जानकारी लेते थे पहले। और ये दूसरी कंट्री में नहीं है, ओनली अपने इंडिया में ही है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और अपने भारत के कुछ वैज्ञानिक भी थे जो बहुत अच्छी रिसर्च किया करते थे, जैसे आर्यभट्ट हैं। और इसके बाद फिर हम पहुंच जाते हैं एक और स्टेशन में। यहाँ पर हमको सैटेलाइटों के बारे में बताया हुआ है कि अपनी पृथ्वी के चारों तरफ कितनी ज़्यादा सैटेलाइट हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट हैं, तो इसका भी हम आपको लंबी वीडियो में बताएंगे। अभी हम आपको ओवरव्यू करा देते हैं। फिर हम पहुँच जाते हैं फ्यूचर स्पेस में, जहाँ की हमको बताया है कि फ्यूचर में हम किन किन चीज़ों का उपयोग करके और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेस की मशीनें जो कि अभी यूज हो रही हैं और फ्यूचर में इनको किस तरह से मॉडिफाइड किया जाएगा जिससे कि आसानी हो सके। और ये है कुछ मून का सरफेस जो कि हम रील और वीडियो में देखते रहते हैं। और ये आ जाते हैं अपने सारे रॉकेट। इसमें बताया गया है कि मून का स्टेशन किस टाइप से बनाया हुआ है। तो आगे भी चलते हैं और देखते हैं मून का स्टेशन। ये हैं सारी सैटेलाइटें जो कि अभी तक यूज हो चुकी हैं और कहाँ कहाँ पर हैं ये भी बताया हुआ है। और ये है अपना मून पे चलने वाली सैटेलाइट जो कि आप रील्स में देखते रहते हैं। तो फिर फाइनली हम पहुंच जाते हैं मून स्टेशन पर। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से मून स्टेशन है। और उन्होंने बताया कि बिना वायु की उपस्थिति में कैसे अपन फल और सब्जियों का सकते हैं। तो उन्होंने कुछ इस टाइप से सेटलमेंट किया हुआ है। और ये कनेक्शन के लिए टावर मावर भी हैं। और एक और है स्टेशन जो कि इनकी कनेक्टिविटी अंडरग्राउंड रहती है और ये इसमें भी ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं होती। और ये सब देखने के बाद हम निकल जाते हैं बाहर। और अभी करीब हमको 2-3 घंटे इसमें हो चुका है। तो अभी चलते हैं हम नीचे क्योंकि हमको और बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो चलिए चलते हैं नीचे। और एक दो दोस्त हमारे पहले इस नीचे निकल गए थे क्योंकि उन्होंने पहले ही जल्दी इधर घूम लिया था। और ये अपने निखिल भाई और सागर हम लोग तीनों लोग बचे थे और काफ़ी सारे लोग पहले ही निकल चुके हैं। शायद उधर गए। चलिए करते हैं उनको कॉल और सारे लोग मिल जाते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं मछली वाले म्यूजियम में। तो मछली वाले म्यूजियम में हम एंट्री कर लेते हैं जो कि अंडरग्राउंड रहने वाला है। और यहाँ पर भी हमारा टिकट चेक हुआ जो कि करीब हमारा 150 रुपये का यहाँ का टिकट था। तो ये पूरा सिस्टम अंडरग्राउंड है और ये सारा म्यूजियम बिल्कुल समुद्र के जैसे बनाया हुआ है, जैसे कि समुद्र में मछली रहती हैं और उनके घर रहते हैं उसी टाइप के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं ताकि मछलियों की दिक्कत ना हो और रहने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए आप कुछ टाइप इस टाइप की मछलियाँ रहते हैं और ये सारी मछलियाँ अपनी ऐसी दिनचर्या गुजारती रहती हैं और इनको खाने पीने की अलग व्यवस्था की हुई है। तो ये और ज़्यादा खुशी पल महसूस करती हैं क्योंकि इनको खाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। और समुद्र में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। तो बड़े बड़े जो रहते हैं जीव जंतु तो इनको खाना बना लेते हैं, तो इससे ये सुरक्षित रह सकती हैं। ये अपनी आ जाती है फिर द्वारकापुरी जो कि अंडरग्राउंड बनाई हुई है। और इसी के पास में एक और टनल है जिसमें इस टाइप की मछलियाँ दिखाई हुई हैं। यहाँ पर हमको सफ़ेद मेढक भी देखने को मिले। तो देखिए कुछ इस टाइप से हैं और ये सफ़ेद मछलियाँ भी हैं। उसके बाद ये हमारी आती है स्टार फिश जो रहना पड़ता है। पानी ऊपर ही है।
खींच सकते हैं। फिर हम सारी मछलियों को देखने के बाद निकल जाते हैं अंदर। और अगर आपको मछली के म्यूजियम की सारी वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें, हम वो वाली सारी वीडियो डाल देंगे। फिर हम पहुंच जाते हैं रोबोटिक म्यूजियम में, जहाँ पर सबसे पहले हमारा वेलकम करता है बड़ा सा रोबोट। और यहाँ साइड में इन्होंने एक छोटा सा रोबोट लगा हुआ है जो कि हमारे मूवमेंट और मोशन के अनुसार काम करता है। और हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था क्योंकि हमारी ट्रेन है, उसके चलते हमको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ रहा है। फिर अभी हम कॉल करते हैं हमारे दोस्तों को, तो वो भी इधर उधर हो गए थे तो उनको आने में थोड़ा टाइम है। जब तक हम चल देते हैं स्कूल ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर। इन्होंने यहाँ पर बच्चों के अनुसार इनको सीखने के लिए कुछ बिल्डिंग बनाई हुई है। पास ही में एक स्टोर भी है जहाँ पर हम खाने पीने की चीज़ ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं आइसक्रीम, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी जिसकी वजह से हमको गर्मी लग रही थी। तो हम आइसक्रीम खाने के बाद सारी दोस्त आ जाते हैं, फिर हम कर देते हैं एक कैब ऑर्डर। तो हमारी आ जाती है इनोवा। फिर इनोवा में सारे लोग बैठ जाते हैं और उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने रूम की तरफ, क्योंकि जहाँ पर हमने सामान रखा हुआ है। सामान को उठाने के बाद हम पहुँच जाएंगे रेलवे स्टेशन। वही है अहमदाबाद की रहने वाली होटल, जो कि यहाँ की सबसे महंगी और खर्चीली होटल है। और अभी उसके बाजू में दिख रहा है टाइम है तो व्यू काफ़ी शानदार आ रहा है। वो ये आ जाता है अपना होटल से, नाम क्या है क्योंकि होटल का? हमें अभी साफ नहीं दिख रहा है। हम और कभी आएंगे तो हम आपको और भी अहमदाबाद शेयर कराएंगे। तो हम पहुंच जाते हैं फिर अहमदाबाद। जेठालाल की मेन गली है और यहाँ पर जेठालाल की बहुत सारी वीडियो शूट होती रहती है उनके पास। और रूम से सारा सामान उठाने के बाद हम निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि रेलवे स्टेशन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 708 किलोमीटर है। और साथ ही हम कर लेते हैं टैक्सी, जिससे सारे बैग हमारे पहुँच चुके थे पहले ही। तो हम फाइनली पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन पर और अपना बैग आगे टांग लेते हैं, क्योंकि हमारे बैग में काफ़ी ज़्यादा सामान और चोरी हो सकती है, तो दिक्कत नहीं है। फिर हम पहुँच जाते हैं ट्रेन में। और ट्रेन पहुँचने के बाद हमारा खाना आ जाता है, तो हम खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। खाना खाने के बाद फिर हम थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। और ये सफ़र करीब हमारा होता है स्टार्ट 5 बजे से और सुबह के 5 बजे तक, करीब 8-10 घंटे का रहने वाला है। तो फाइनली पहुँच जाते हैं फिर इंदौर स्टेशन पर। तो हमारी ट्रेन 1 घंटा पहले आ चुकी है। इसका आने का टाइम था 6 बजे, तो ये आ चुकी है 5 बजे। तो कोई नहीं, हमारा तो रूम में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी यहाँ पर कोई काम से आता तो उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 1 घंटा पहले ही आ चुकी है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी है तो चलिए पहले प्लेटफॉर्म के बाद और देखते हैं कि बाहर टैक्सी के क्या सीन है। अभी भीड़ कम है तो हम फिर लिफ्ट की सहायता से नीचे उतर जाते हैं और पहुँच जाते हैं प्लेटफॉर्म के बाहर। और सारे लोग अपने अपने अनुसार कर लेते हैं टैक्सी और रिक्शा। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग।